हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट है। मैं रिजवान अहमद अंसारी। आज आप लोग के लिए IIT JEE मेन 25 जुलाई 2021 शिफ्ट 1 वाली पेपर का डिटेल सॉल्यूशन। और आज देखिए बोर्ड पे कुछ डिफरेंट लिखा होगा, डिटेल सॉल्यूशन विद स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। क्योंकि जिन बच्चों को सिर्फ आंसर से मतलब था उसके लिए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट और बहुत सारे फैकल्टीज अब तक वीडियो अपलोड कर चुके होंगे और उनको सॉल्यूशन मिल चुका होगा। लेकिन मेरी ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए है जो बच्चे आंसर के लिए भी देख रहे हैं या जो बच्चे आगे प्रिपरेशन के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ समझना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। ठीक है, जो आपको इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम का डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको इसमें प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम से। यह है फर्स्ट प्रॉब्लम, बायनोमियल थ्योरम से लिया गया ये प्रॉब्लम है। अच्छा, आज ये बात बता दूं, जो भी प्रॉब्लम्स कराए जाएंगे सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। कहीं पे कोई डेटा में अगर एरर आती है तो समझ लीजिए, है ना, कि मतलब ये क्योंकि मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आप भी समझ सकते हैं, आप भी जानते हैं, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू द होल पावर 20, कह रहा है कि इसका, ध्यान दीजिएगा, रेशियो कह रहा है, किसका रेशियो कह रहा है, इसके मिडल टर्म का और सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना। इसका मतलब मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट है बायनोमियल थ्योरम। आप याद कीजिए, ये यहां से मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, x + y टू द होल पावर n का आप कॉन्सेप्ट देखे होंगे। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होता है, n + 1 टर्म होता है, ये आप समझ गए। तो इससे पता चल गया यहां n की जगह 20 है तो इसके एक्सपांशन में कितना टर्म मिला होगा, 21 टर्म मिले होंगे, और इसके एक्सपांशन में 20 टर्म्स मिले होंगे। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप पढ़े होंगे, ये भी देखे होंगे कि जब हमारा ऑड नंबर ऑफ टर्म मिलता है तो उसमें मिडल टर्म सिर्फ एक ही मिलेगा, और इवन नंबर ऑफ टर्म मिलेगा तो उसमें मिडल टर्म 2 मिलेंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं। यानी इसमें जो मिडल टर्म होगा वो 10 टर्म छोड़ने के बाद 11वां टर्म मिडल होगा। कुछ ना समझिए, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप खुद सोचिए, 21 टर्म ऐसे लिखिए 21, तो आप खुद सोचिए ना, 10 इधर से छोड़ दें और 10 उधर से छोड़ दें तो बीच में कितना बचेगा, 1 बचेगा, मिड में एकदम बिल्कुल बीचों बीच। तो जो बीच में जो बचेगा वो 10 टर्म छोड़ने के बाद 11वां टर्म होगा या नहीं होगा, ये आप सोचिए। तो हाँ, 11वां टर्म तो वो जरूर होगा। कोई फॉर्मूला नहीं, वरना इसके लिए अगर फॉर्मूला की बात करेंगे तो जब भी अगर पावर में इवन नंबर रहे तो ये ध्यान में रखिएगा, उसमें एक ही मिडल टर्म होता है और वो होता है इतनावां टर्म, 20/2 + 1th टर्म। यानी कितना हो जाएगा, 10 + 1th टर्म, बोले तो 11th टर्म। तो बात वही आएगी। क्लियर है बेटा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले एक्सपेंशन के लिए। तो यहां एक्सपोनेंट में कितना है, 19 है, तो इसके एक्सपेंशन में अगर हम एक्सपोनेंट में देखेंगे ऑड नंबर है तो इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो एक अधिक होगा। एक अधिक होने का मतलब वो इवन हो जाएगा। तो आप सोचिए ना, जब आप ऐसे 20 टर्म आप बनाएंगे तो बीच में ढूंढेंगे तो कहां से मिलेगा एक भी टर्म, बीचों बीच में एक भी टर्म नहीं आएगा। सोचिए ना, 8 इधर से छोड़ दिए 8 इधर से, 9 इधर से छोड़ दिए 9 इधर से, 10 इधर से छोड़ दिए 10 इधर से, तो बीच में क्या मिला, कुछ नहीं। तो जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहता है, बीच में कुछ नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बीच वाला जो 2 नंबर पड़ता है ना उसी को उठा लेते हैं। यानी अगर आपके फॉर्मूला के हिसाब में मैं बोलूं तो एक हमारा ऐसे हो जाएगा पहले वाले के लिए, ये हमारा t इतना टर्म होगा। दूसरे वाले के लिए जहां तक मैं बात करूं तो t n + 1/2 और एक जो है tn/2 + 1th टर्म होगा। क्लियर है। यानी इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इतना टर्म होगा, इतना हुआ टर्म, और इसके लिए मैं बात करूं तो ये और ये मिड में पाए जाएंगे। क्लियर है बेटा, आप उम्मीद है इतना समझ चुके होंगे। तो यहां अगर मैं देखूं तो 11th टर्म होगा, और इसकी मैं बात करूं तो 10th टर्म होगा और एक 11th टर्म होगा। और ये हम बेशक समझ सकते हैं कि हां, ये जो मैं बोल रहा हूं ये सही बोल रहा हूं। क्लियर हो गई बात। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए। यानी कि अब इसमें सवाल मेरा ये कह रहा है कि हमें रेशियो लेना है। किसका रेशियो लेना है, समझिए, इसके मिड टर्म का। मिड टर्म मतलब 11th टर्म का, और जब इसका 11th टर्म लेंगे ना तो वो कुछ u आएगा। अरे बात समझ में, 1 to the power 10 into x to the power 10। समझिएगा इस बात को, ये 11th टर्म है, लेकिन प्रॉब्लम किस पे है, कोफिशिएंट पे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को जो है x की पावर 10 वाले टर्म को हटा देंगे, तो हटाने के बाद 1 की पावर 10 1 ही रह जाएगी। क्लियर है। इसका दिया हुआ है रेशियो किसके साथ, इसके कोफिशिएंट के सम के साथ। तो इसका कोफिशिएंट का सम देखेंगे तो इसके मिडिल टर्म, 2 मिडिल टर्म मिलेंगे। वो 2 मिडिल टर्म, एक 10th टर्म होगा, एक 11th टर्म होगा। तो यहां मैं देखूंगा तो ये इतना आएगा मेरा इसका कोफिशिएंट 19C9, और एक आएगा 19C10।
क्लियर है? आ रही ना बात समझ में? क्योंकि आप जब इसका टर्म लिखेंगे, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो यही वाली चीज आएगी। हालांकि मेरे पास और भी इसका कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी टाइम लग जाएगी, है ना, 1 मिनट ज्यादा लगेगी, लेकिन आप समझ सकते हैं। आप कुछ नहीं, जनरल टर्म रख लीजिए फॉर्मूला। जनरल टर्म का ये फॉर्मूला आता है TR+1 इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। बस बात खत्म कर लीजिए। क्लियर हो गई बात? अब आपको निकालना था कौन सा टर्म? 11th टर्म। तो 10+1 भरेंगे तो क्या आ जाएगा? NC10 x की पावर n माइनस 10 y की पावर 10। आपको कौन सा टर्म निकालना है? 10th टर्म। तो 10th टर्म के लिए 9 भरेंगे r के जगह, तो NC9 x टू द पावर n माइनस 9 y टू द पावर 9। जो टर्म लेना रहे बस r के जगह ऐसा भरिए कि r+1 वो वाला टर्म देने लगे। क्लियर है ना? देख लीजिए, वही मैंने काम किया है। यहां 11th टर्म लेना था तो मैंने r के जगह 10 भर दिया। ये देखिए NC10, और हमें सिर्फ कोफिशिएंट की जरूरत थी तो हमने कोफिशिएंट यहां रख दिया। क्लियर है ना बेटा? तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। हालांकि ये प्रॉब्लम बनाने के लिए मैं बोलता तो बस 3 सेकंड में यह प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है, आंसर बता देता, आगे बढ़ जाता। लेकिन मैंने पहले ही बोला स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ, यानी जो बच्चे बाइनोमियल थ्योरम पढ़े उनका रिवीजन के लिए, उनके कॉन्सेप्ट के लिए ये सारी चीजें समझ में आए, है ना, और उन्हें लगे कि हाँ भाई कोई बड़ी चीज नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक बहुत ही ज्यादा लेंदी, यानी कि इसको मैं फैक्टोरियल इसका तोड़ूं, इसका फैक्टोरियल तोड़ूं, इसका फैक्टोरियल तोड़ूं, फिर उसको सिंप्लीफाई करूं, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद से आंसर लाऊं। और एक तरीका यह है प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि अगर NCR है और NCR+1 है तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं NCN+1 CR+1। क्लियर है बेटा? यानी कि यहां ध्यान दीजिएगा, C के मुंडी में जो लगा हुआ है वो सेम रहे, और जो C के पूंछ में लगी हुई है, पूंछ में जो यानी नीचे जो है लेग में जो लगी हुई है वो यहां देखें, यहां एक कम है इसके तुलना में। तो अगर बीच में प्लस का साइन रहेगा तो हमारा क्या आ जाएगा? यहां एक एक्सपोनेंट में मतलब n में बढ़ जाएगा, और एक पूंछ में जो है सेम का सेम रहेगा, जो ग्रेटर वाला नंबर रहेगा। तो इस आधार पर अगर मैं बात करूं तो 20C10 और अपॉन देखिए ये इसमें एक बढ़ जाएगा तो 20, और यहां देखिए इसमें जो ग्रेटर होगा वो रखेंगे, और वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 1 आंसर। तो आप खुद सोचिए, इस प्रॉब्लम को क्या मुझे अगर करना रहता तो 3 सेकंड में नहीं कर देता। 1 सेकंड प्रॉब्लम मतलब देख लिया क्या कह रहा है, दूसरा सेकंड ये, तीसरा सेकंड ये। लेकिन फिर क्या फायदा होता? मैं ही बनाता, मैं ही समझता, वैसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि मैं अपनी पूरी कोशिश इसमें कर रहा हूं, पूरी ताकत झोंक रहा हूं, ताकि गधे से गधे स्टूडेंट भी जो दिमागी रूप से गधे हैं, है ना, शरीर से मैं नहीं बोल रहा हूं, इस गधे कहने का मतलब वो पढ़ते तो बहुत ज्यादा है लेकिन समझ नहीं पाते हैं, फिर भी वो इस चीज को समझ सके, बस मेरा टारगेट यही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये रहा मेरा सेकंड प्रॉब्लम, ये भी बाइनोमियल थ्योरम से लिया गया है। एक बात बताओ, ये प्रॉब्लम जो है जस्ट आप इसी सेशन में, थर्ड सेशन 2021 जुलाई वाले सेशन में देखेंगे तो ये डिट्टो प्रॉब्लम पूछा हुआ है, इसलिए पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन बहुत जरूरी होता है। जैसे कहते हैं ना कुछ लोग कि इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, आप अपनी तैयारी करो। अरे ये भी जरूरी है, क्या पता इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ट पूछ दे। आते हैं बिना टाइम को, इसका मैंने डिटेल सॉल्यूशन दिया है लास्ट वीडियो में, फिर भी मैं यहां पे भी समझा दे रहा हूं आपको। इसके प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कह रहा है कि ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम के बेस्ड जो सवाल है, इसमें टर्म इंडिपेंडेंट जो है वो बताना है, कौन सा टर्म जो होगा एक्स से इंडिपेंडेंट होगा। तो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करना रहे ना, ऐसे करेंगे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसे हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं पहले, यानी जो जूनियर क्लासेस है उसके हिसाब से। क्लियर है बेटा? ये ध्यान देना, -x-1 और अपॉन x-x टू द पावर 1/2 टू द होल पावर 10 है, ये है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसा, क्योंकि 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ x बचेगा कि नहीं, और यहां मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, x टू द पावर 2/3, x टू द पावर 1/3 प्लस 1 और माइनस। इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, x टू द पावर हाफ टू द होल स्क्वायर माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, इसको मैं 1 टू द होल क्यूब कर देता हूं, और अपॉन x माइनस x टू द पावर हाफ कर दिया मैंने। यहां एक काम करो ना, x कॉमन ही कर लो, √x, तो यहां क्या बचेगा? √x और -1 बचेगा। क्लियर है बेटा? अब जरा ध्यान देना, ये क्या दिख रहा है? अगर मैं इस पूरे को a मानूं, अंदर वाले को, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला देख रहा है, तो क्या होता है ये? a प्लस b इंटू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, ठीक है, और माइनस ab। क्लियर है ना? ये
और अपॉन में हो जाएगा x टू द पावर 2/3, x टू द पावर 1/3 और ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहां देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहां देखिए तो x टू द पावर हाफ और यहां क्या हो जाएगा x टू द पावर हाफ माइनस 1। क्लियर है ना बेटा? इसका एक्सपोनेंट कितना है 10 है। समझ में आ रही बात? ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्म पे मैंने तोड़ दिया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म पे तोड़ दिया। अब देखिए ये यहां से कैंसिल आउट हो गया, ये यहां से कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा वो क्या बचेगा, x टू द पावर 1/3 प्लस 1, समझिएगा ये, ठीक है, माइनस यहां हमारा बचेगा रूट एक्स प्लस 1 और अपॉन में रूट एक्स, ये बचेगा टू दी होल पावर 10। जरा इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बचेगा, x टू दी पावर 1/3 प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस रूट एक्स बाई रूट एक्स 1 हो जाएगा, माइनस 1/√x टू दी होल पावर 10। ये क्या हो गया 1 कैंसिल आउट हो गया, तो x टू दी पावर 1/3 माइनस x टू दी पावर माइनस हाफ टू दी होल पावर 10। बोलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जरूर मेरा सॉल्यूशन वीडियो जो होगा जरूर थोड़ी लंबी जरूर होगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा करके स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल समझा कर, ऐसा नहीं कि यहां पेपर से उठाया लेके चेप दिया, भाई ऐसे होगा तो होगा। अरे भैया ठीक है, एक प्रॉब्लम में होगा तो होगा, यहां तो मैं देखता हूं सारे प्रॉब्लम में ऐसा होगा तो होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखिए। और फिर भी अगर किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, वो कमेंट सेक्शन में जा करके और आप मुझे लिख सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, जो इसमें समझ में नहीं आई हो, मैं जरूर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है बेटा। तो चलिए, ये हमारा एक्सप्रेशन कैसा बन गया, ऐसा बन गया। अब एक्चुअली बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहां मिटा करके नेक्स्ट स्टेप इसका चल रहा हूं। जरा ध्यान दीजिए, x टू दी पावर 1/3 माइनस x टू दी पावर माइनस हाफ टू दी होल पावर 10। अब टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम जनरल टर्म निकालते हैं, और बायनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म r प्लस 1th टर्म को जनरल टर्म कहते हैं। r प्लस 1th टर्म, इसका फॉर्मूला होता है NCR x टू दी पावर n माइनस r इंटू y टू दी पावर r, ये होता है। यहां देखिए x की जगह क्या है बेटा, x की पावर 1/3, और यहां y की जगह क्या है माइनस x टू दी पावर माइनस हाफ। क्लियर है ना? तो बस यहां ऐसे ही सजा लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा NCR, सॉरी n की जगह 10 है, इनटू x, यानी x की पावर 1/3 है, इसके होल पावर में 10 माइनस r हो जाएगा, और y की जगह क्या है माइनस x टू दी पावर माइनस हाफ है, इसके पावर में r हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, x के एक्सपोनेंट को जोड़ लेते हैं जो जुटने वाला है, ठीक है ना, यहां हो जाएगा माइनस r/2, और यहां ये रहा, एक काम करते हैं ना, माइनस 1/r, क्योंकि ये माइनस का पावर में r तो माइनस 1/r, यहां बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 10 माइनस r/3 और फिर माइनस r/2, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, ये टर्म जो है x से फ्री हो जाएगा कब, जब ये पूरा का पूरा टर्म हमारा कितना हो जाए 1 हो जाए, और ये टर्म 1 कब होगा, जब x का एक्सपोनेंट क्या हो जाए 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि x टू दी पावर में 0 होगा ना तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहां x टू दी पावर क्या है 10 माइनस r/3 माइनस r/2 इक्वल्स टू 0। इसे आप सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 2r माइनस 3r इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 5r, तो r की वैल्यू 4, r की वैल्यू 4 यहां रखिए, क्या मिलेगा आपको t5, यानी फिफ्थ टर्म जो होगा इस एक्सपेंशन का, उसमें x की वैल्यू कहीं नहीं आएगी, मतलब x वाला टर्म नहीं आएगा, x की वैल्यू नहीं, x का टर्म ही उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा बेटा 10c4 माइनस 1 टू दी पावर 4। क्लियर है ना? क्योंकि ये वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा, 4 भरेंगे तो ये सब का सब 0 हो जाएगा, कहानी खत्म। अब यहां 10c4 को आप कैलकुलेट कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 10 9 8 7 और 6 फैक्टोरियल, यहां 6 फैक्टोरियल से कट जाएगा, 4 3 2 1, 4 दूना 8, खत्म, 3 3 9, कितना हो जाएगा जी 210 हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये आपका एक प्रॉब्लम है जो डेफिनेट इंटीग्रेशन से लिया गया है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन ये प्रॉब्लम कोई बड़ा है नहीं। देखिए
जब भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम मिलती है, जब आपको ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट जब डिफरेंट मिलता है, तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है डायरेक्ट इस पे ले जाना चाहिए। मतलब ऐसे, ये जरूरी नहीं कि इसी से बनेगा, लेकिन इस पे हम ले जा सकते हैं। ये हमारा क्या है, किंग्स प्रॉपर्टी है। इसको क्या कहते हैं बेटा, किंग्स प्रॉपर्टी के नाम से मार्केट में आता है, किंग्स प्रॉपर्टी। क्लियर है ना। ये क्या कहता है कि अगर लोअर लिमिट ए से बी तक अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन रहे, लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट ए से बी के बीच में, तो हम चाहे तो एक्स को जो है ना रिप्लेस कर सकते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कर देने के बाद माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, यहां देखिए तो लोअर लिमिट क्या है, पाई बाई 24 और अपर लिमिट क्या है, 5 पाई बाई 24। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 6 पाई बाई 24। क्लियर है ना। अब हमें जो है यहां फंक्शन जो x जो है, x इसको रिप्लेस करना है किससे, 6 पाई बाई 24 माइनस वेरिएबल से, जो इसमें वेरिएबल होती है। तो इसमें वेरिएबल के रूप में क्या है, x है, t तो है नहीं, x है, तो हम लोग क्या करेंगे, x को इससे रिप्लेस करके देखते हैं। तो चलिए यही मेरा कॉन्सेप्ट है, यही मेरा फंडा है। ठीक है ना। चलिए तो i इक्वल टू हमने इसको इतना मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमारा जो नया इक्वेशन होगा, जो नया इंटीग्रल होगा वो इस तरह होगा, i इक्वल टू पाई बाई 24 और ये हो गया 5 बाई 24। ये हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, tan 2 टाइम्स ऑफ, सिर्फ x को रिप्लेस करना है। कुछ आदमी क्या करते हैं ना, यहां पूरे 2x को ही रिप्लेस कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। सिर्फ x को रिप्लेस करना होता है। तो यहां x की जगह हमने क्या भरेंगे, क्या आया था, 6 पाई अपॉन 24 माइनस एक्स। ये है आपका काम करने का, 5 अपॉन 24 पाई अपॉन 24। यहां क्या आ गया, dx अपॉन 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ, यहां देखिए तो 2 से जरा मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 से यहां ले जाएंगे 12, 6 दूना 12, यानी ये तो मेरा आ जा रहा है 10 पाई बाई 2 माइनस, और इस 2 का मल्टीप्लाई x भी तो होगा ना, तो 2x हो जाएगा। इसका मतलब 10 पाई बाई 2 माइनस 2x, यानी क्या आ जाएगा बेटा, cot 2x हो जाएगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा जो होता है cot थीटा होता है। क्लियर है। अच्छा अब एक बात बताओ तो, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, पाई बाई 24 से लेकर के 5 पाई बाई 24 तक तो है, यहां dx अपॉन 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 1 बाई tan 2x। बोलो तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा होता है ना। अब हम अगर इसको देखें तो रूट अलग अलग करें तो 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ tan 2x इसे हम जरूर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के काम करेंगे अपना, तो पाई बाई 24 और ये आ गया 5 पाई बाई 24। जरा देखिए ध्यान से समझिएगा, इधर मैं dx लिख दे रहा हूं, तो यहां क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ tan 2x प्लस 1 अपॉन tan 2x, यहां क्यूब रूट रहेगा 1, बटा के नीचे बटा पलट के ऊपर चला जाएगा ना, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये ऊपर में ही आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ tan 2x। यहां तक किसी को तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये क्या चल रहा है, i इक्वल टू, इसको मैंने क्या किया, 2 कंसीडर कर लिया, इक्वेशन 2। ठीक है बेटा। अब हमारा काम होगा 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। जैसे ही तुम 1 और 2 को ऐड करोगे, देखो क्या मिलता है, 1 प्लस 2 करो, टाटा बाय बाय फुस, खत्म। 2i इक्वल टू, लिमिट तो वही रहेगी, लिमिट में कोई बदलाव होगी नहीं। ठीक है, और जब इतना और प्लस इतना करेंगे ना, तो आप सीधा देखिए 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ tan 2x आएगा, और अपॉन में भी यही आएगा, 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ tan 2x ही आएगा इंटू dx। ये खत्म कहानी, यानी इतना छोटा ये बन गया, पाई बाई 24, 5 पाई बाई 24 इंटू dx। dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा पाई बाई 24 और ये हो जाएगा 5 पाई बाई 24। क्या आएगा वैल्यू, 5 पाई बाई 24 माइनस पाई बाई 24, ये आ जाएगा 4 पाई बाई 24, ये आ जाएगा पाई बाई 6। ऑप्शन में देखना पाई बाई 6 भी दिया रहेगा, गलत हो जाएगा। ये 2i की वैल्यू पाई बाई 6 है, इसलिए i की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई अपॉन 12 हो जाएगी। यानी हमारा जो है फाइनल आंसर जो होगा वो i इक्वल टू पाई अपॉन 12 हो जाएगा। यही मेरा फाइनल आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, ये सम ऑफ एन टर्म वाली कहानी से रिलेटेड है, आप समझ चुके होंगे। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला यहां मैं लिख दे रहा हूं। सम ऑफ एन टर्म होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी यहां जितना n रहेगा वही इतना n यहां रहेगा, और यहां कितना n रहेगा जो यहां नीचे लिखा हुआ रहेगा। यानी s के नीचे में यहां अगर ऐसे फुल बनाया गया है तो ये फुल अपॉन 2 इंटू 2a प्लस, ये ब्रैकेट के अंदर वही फुल रहेगा माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बेटा। तो ये जरा देखो तो यहाँ
दिया हुआ है S3n इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2n, इसका मतलब होता है ना, फर्स्ट 3n टर्म का सम इक्वल टू है 3 टाइम्स ऑफ S2n, यानी 2n फर्स्ट 2n टर्म का सम के। इसको अगर हम देखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं S3n अपॉन S2n इक्वल टू 3। क्लियर है बेटा? अब जरा यहां से काम करते हैं। S3n n बाई 2 होता है, यानी 3n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये अपॉन में उसी तरह 2n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वल टू कितना दिया है? 3 दिया हुआ है। ठीक है बेटा? अब जरा ध्यान दीजिए, ये 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लिया। ठीक है, अब यहां जरा ध्यान से समझिए, यहां पे खोल देते हैं ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा? 3nd माइनस डी इक्वल टू 4a प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4nd हो जाएगा, और ये जाएगा माइनस 2d हो जाएगा। जरा सही से हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2a को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2a, क्योंकि प्लस 4 है माइनस 2 है, प्लस 2a हो जाएगा। अब इसको भी उधर ले जाते हैं, प्लस 3nd उधर जाएगा, माइनस nd, यानी प्लस में बचेगा nd बचेगा, प्लस में nd, माइनस डी उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि माइनस डी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये मिला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, 1 मान लेते हैं। ठीक है, यानी ये एक चीज आप रिजर्व कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इधर मिटा रहा हूं। अब समझिए, अब हमारा सवाल क्या था? S4n अपॉन S2n की वैल्यू बतानी है। तो हमारा S4n क्या हो जाएगा? 4n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 4n माइनस 1 इंटू डी, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है ना? बस वही फॉर्मूला एक ही अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 2 जा 4, यानी फाइनली आंसर आपका क्या आना चाहिए? 2 इंटू 2a प्लस 4n माइनस 1 इंटू डी। एक बार साफ तरह से लिख दे रहा हूं, इसलिए 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं और यहां वैल्यू रख देते हैं। तो यहां से हम एक काम कर रहे हैं, 2a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको उठा करके 2a की जगह रखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी, और प्लस ये क्या हो जाएगा? 4n माइनस 1 इंटू डी, और अपॉन में 2a की वैल्यू रखिए क्या है? माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी, और फिर प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। बस इसे ही सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं और इसको छोटा कर दे रहा हूं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस nd, ना समझ में आए तो माइनस माइनस प्लस डी, प्लस 4nd माइनस डी, ये हो गया। और अपॉन में यहां देखिए, यहां क्या हो जाएगा? माइनस n माइनस माइनस प्लस डी, ये क्या हो जाएगा? प्लस 2nd, और ये हो जाएगा माइनस डी। ध्यान दीजिए, प्लस डी माइनस डी तो गया तेल लेने के लिए, और यहां ये प्लस डी माइनस डी गए पानी पीने के लिए। आ रही बात समझ में? तो हमारा फाइनल क्या बचेगा? माइनस nd, यानी ओहो, यानी कि हो जाएगा 6nd। समझ में आ रही है कैसे? क्योंकि प्लस 4nd और माइनस nd, प्लस 3nd इंटू 2 प्लस 6nd, और अपॉन में यहां देखिए, यहां क्या बचेगा? माइनस n है, मैं गलत लिख दिया, माइनस nd होगा, क्योंकि माइनस n आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। माइनस nd और प्लस nd, यहां क्या बचेगा? nd, कैंसिल आउट, आंसर आएगा 6, यानी मेरा ऑप्शन 2 होगा। तो सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको लगेगा, लेकिन फॉर्मूला बस एक ही फॉर्मूला उठाए और इसी को बस ले जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो ये मेरा प्रॉब्लम जो है ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली आईडीजे मेन का प्रॉब्लम है ये। ठीक है, कह रहा है इफ sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x प्लस sin 4x इक्वल टू 0, जहां x की वैल्यू 0 से 2 पाई, यानी 0 इंक्लूडेड है और 2 पाई भी इंक्लूडेड है, क्योंकि यहां पे इंटरवल में क्लोज्ड लगा हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल है ये, यानी कि एंड पॉइंट दोनों शामिल होंगे, है ना। सॉल्यूशन में अगर x की वैल्यू ऐसी आती होगी तो कह रहा है देन सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x। यहां पूछ दिया सम ऑफ वैल्यूज, जब वैल्यूज पूछ देना तो वैल्यूज की वैल्यू देते हैं, वरना ऐसे प्रॉब्लम को अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन की केवल बात करता ना, तो अगर चाहे आदमी तो दिमाग लगा के हाथ पैर चला के कुछ ग्राफिकल अप्रोच से भी इसे बनाया जा सकता था, लेकिन वैल्यू मुझे चाहिए तो वहां वो ज्यादा डिफिकल्ट होने लगेगा। ये देखिए सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिए बेटा। देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बहुत फेमस है,
मार्केट में 2-2 रुपए का ये आता है, बच्चे जब पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। मैं भी अजीब किस्म का प्राणी हूं जो कि फॉर्मूला लिख रहा हूं IIT JEE मेन के बच्चों के लिए। क्या करूं यार, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मैंने पहले ही लिखा था। यानी यहां पे क्या करते हैं, जब साइन और साइन प्लस के केस के साथ रहता है ना, तो हमारी ये प्लस जो है प्रोडक्ट में जब बदलती है तो साइन कॉस हो जाती है, और दोनों एंगल को जोड़ के आधा और फिर दोनों एंगल को घटा करके आधा कर देंगे। ठीक है। अच्छा, कोई आदमी यहां पे डी माइनस सी भी कर देगा तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है। समझ में आ रही होगी बात मेरी। फिर यहां अगर कॉस कॉस की बात करेंगे ना, तो यहां पे कॉस कॉस ही वाले हिसाब में चलता है। ठीक है, प्लस में रहे तो ये वाला काम अपना करेंगे। चलिए, तो एक काम करता हूं ना, मैं यहां पे साइन 4x और साइन x को एक साथ रख लेता हूं, और फिर उसी तरह साइन 3x और साइन 2x को एक साथ रख लेता हूं। यह कहानी पकड़ में तब आ रही होगी क्योंकि 4 और 1 5 होता है, और 3 और 2 5 होता है। ये बाप बाप चिल्ला करके आ रहा है, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हमारा काम होगा साइन सी प्लस साइन डी का। तो ये क्या हो जाएगा, बैठेगा 2 साइन सी प्लस डी, यानी 4x प्लस एक्स अपॉन 2। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 5x बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो 4x माइनस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 3x बाई 2। क्लियर है यहां तक। अब यहां प्लस, ये देखिए फिर क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी 5x बाई 2, और यहां हो जाएगा कॉस x बाई 2 इक्वल टू 0, क्योंकि 3x माइनस 2x x होगा। अब ये मेरा ऐसे करने का मोटो क्या था, ये मेरा मोटो ये था कि हाय रे मोरी मोटो, हाय रे मेरी मोटो। ऐसा गाना गाने का मेरा कोई मोटो नहीं था, वरना मैं ये भी कह सकता हूं कि ये मैं हूं, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, और अभी IIT JEE मेन की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अरे बात समझ में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 2 साइन 5x बाई 2 हमने क्या किया, बाहर कर लिया। बाहर किया तो यहाँ क्या मिलेगा, cos 3x बाई 2। पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। करो करो पार्टी बेटा, करो। यहां देखो 2 साइन 5x बाई 2। पता नहीं क्यों आज मस्ती सूझ गई मुझे, तो प्रॉब्लम ही ऐसा है यार, ऐसे प्रॉब्लम मेन में देगा। सोचो फिर बोर्ड वाले बच्चे को क्या मिलना चाहिए, दे दो भाई 5 + 2 = वाट, तूने वाट लगा के रख दी, वो बच्चे बोलेंगे भाई। हाँ खैर चलते हैं, है ना, अच्छी बात है। एक तो 4 बार JEE मेन हो रहा है मेरे टाइम में सही था, AI था। एक देश एक पेपर। अभी JEE मेन होने वाला है, अभी फिर JEE मेन होने वाला है। फिर उसमें 4 शिफ्ट चलेंगे, 3 दिन चलेंगे तो 6 शिफ्ट, 4 दिन चलेंगे तो 8 शिफ्ट। हाँ, फिर टोटल जब जनवरी से पूरे साल भर तक एग्जाम चलेगा, फिर इसमें एडमिशन होते होते दिसंबर। ओह क्या कहें यार, खामखा ट्रेंडिंग में आ जाएगा आदमी, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। देखो 2 cos c प्लस cos d में 2 cos c प्लस d बाई 2 होता है, तो यहाँ c का जगह 3x बाई 2 है और d का जगह x बाई 2 है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 3x प्लस x, 2x हो जाएगा 2x बाई 2x। समझ में आ गई होगी बात, आप रख चुके होंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए cos c माइनस डी बाई 2, यानी 3x बाई 2 माइनस x बाई 2 पहले कीजिए c माइनस डी के जगह पे, तो क्या जाएगा 2x बाई 2, 2x बाई 2 यानी x बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा मेरा x बाई 2 = 0। क्लियर है बेटा। अब जरा ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 4 यहां हो जाएगा cos x इंटू साइन 5x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। कॉस सब एक ही साथ रखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अरे खूबसूरती भी तो जरूरी है, वरना पार्टी हो रही है में क्या पार्टी होती, कुछ नहीं होती। अब देखो 4 तो कभी 0 के इक्वल होगा नहीं। जब 4 0 नहीं होगा तो cos x को 0 होना पड़ेगा, या तो cos x बाई 2 को 0 होना पड़ेगा, या तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो हमारे पास 3 केस बन रहा है, यानी कि cos x = 0 एक होगा, एक हमारा जो होगा cos x = 0 होगा, और एक जो होगा वो हमारा sin 5x बाई 2 = 0 होगा। यहां देखिए cos x जब 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, ये ध्यान में रखिए, पाई बाई 2 होगी, क्योंकि पाई बाई 2 पे cos की वैल्यू 0 होती है। cos 90, cos 270 भी जो है 0 होता है, cos 5 पाई बाई 2 पे भी 0, 7 पाई बाई 2 पे भी 0, यानी ऑड मल्टीपल इंटू पाई बाई 2 पे 0 होती है। लेकिन जब 5 पाई बाई 2 करेंगे ना तो वो चला जाएगा 450 डिग्री, और आपको लेना कितना है 360 डिग्री तक। इसलिए इस रीजन में केवल और केवल यही 2 सॉल्यूशन आएंगे इसके वजह से। यहां पे अगर मैं बात करूं, मैं कहीं गलत लिख दिया हूं, cos x बाई 2 = 0 1,
अब यहां देखो cos x बाई टू इक्वल टू 0, तो मैं क्या लूंगा, यानी x बाई टू इक्वल टू कितना करूं कि 0 हो जाए, तो cos 90 मेरा 0 होता है, cos 3 पाई बाई टू भी 0 होती है, आगे भी। लेकिन जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या देखें, x इक्वल टू पाई, ये 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गया। अगला फिर देखेंगे क्या जगह 3 पाई, और हमें जाना कहां तक है, 2 पाई तक, इसलिए केवल और केवल यहां पे हम एक ही सॉल्यूशन लेंगे, x इक्वल टू पाई। अब यहां जरा चलते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू होता है n पाई, यानी 5x बाई टू इक्वल टू होगा n पाई। n पाई का मतलब समझते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएगा, ठीक है ना। चलिए x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और तब देखते हैं। x की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा जी, 5x लिखना था, सॉरी, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे चलते जाएगा। अब अगर 5x बाई टू इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0, 5x बाई टू इक्वल टू पाई तो x इक्वल टू 2 पाई बाई 5, उसी तरह x इक्वल टू 4 पाई बाई 5, x इक्वल टू 6 पाई बाई 5, x इक्वल टू 8 पाई बाई 5, x इक्वल टू 10 पाई बाई 5, x इक्वल टू 12 पाई बाई 5, x इक्वल टू 14 पाई बाई 5। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आकर रुक जाएगा, 5 2 जा 10, 2 पाई तक ही लेना था, इसलिए आगे वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो आप देखिए, अगर पूछता टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो ध्यान दीजिए ये और ये, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है बेटा। लेकिन हमारा सवाल क्या ट्विस्ट कर दिया है, सवाल इसने बोला है कि इनके जो सॉल्यूशन है उसका सम क्या होगा, यानी आपको लेना है पाई बाई टू प्लस 3 पाई बाई टू प्लस पाई प्लस 0 प्लस 2 पाई बाई 5 प्लस 4 पाई बाई 5 प्लस 6 पाई बाई 5 प्लस 8 पाई बाई 5 प्लस 10 पाई बाई 5। क्लियर है। ये जरा देख लीजिए, ये कितना जाएगा, पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू, 4 पाई बाई टू यानी कि 2 पाई प्लस पाई, और ये देखिए सब में बट्टा 5 है तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 पाई बट्टा 5 यानी कि 6 पाई, 9 पाई हो गया इसका आंसर। क्लियर है बेटा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रॉब्लम में पार्ट बी वाले वीडियो में, ठीक है।